Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC Adda. फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हम पढ़ रहे हैं अपर्दन की विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पवन प्रक्रम के बारे में। पवन जो है प्रक्रम, इसके द्वारा हमारी अर्थ पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्लास स्टार्ट करें तो बात करें पवन प्रक्रम की। पवन प्रक्रम में जिस प्रकार से हमारे अर्थ पर अगर कोई एरिया इस प्रकार का है कि जहां पर वर्षा काफी ज्यादा होती, यानी कि आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो जिस किसी भी एरिया में ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर अपर्दन का कार्य कौन करता है? ज्यादातर जो बहता जल है यानी कि नदी, तो इसके माध्यम से नदी जो है उस एरिया में अपर्दन मुख्य रूप से करती है। इसी प्रकार से बर्फीले जो प्रदेश होते हैं यानी जो ठंडे इलाके होते हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, वहां पर अपर्दन के लिए जो है मुख्य प्रक्रम क्या होता है? तो हिमानी के द्वारा जो है अलग अलग स्थलाकृतियां बनती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो पवन होती है, ठीक है, हवा जो होती है वह मुख्य रूप से उन प्रदेशों में जो शुष्क या अर्धशुष्क होते हैं, ठीक है, उन प्रदेशों में जहां पर उसकी जलवायु शुष्क हो या अर्धशुष्क हो। शुष्क का मतलब यह होता है कि जहां की जलवायु क्या हो, बिल्कुल उसमें आर्द्रता नहीं हो, यानी कि वहां पर जो वर्षा हो वह भी कम हो, और वहां की जो है अगर वर्षा कम होगी तो उस एरिया में क्या होगी, वनस्पतियां भी कम होगी। इसलिए वहां पर ज्यादातर जो है इस प्रकार के इलाके जहां पर बिल्कुल एक डेजर्ट वाले इलाके होते हैं उस पर जो है पवन प्रक्रम ही जो है ज्यादातर अपर्दन का कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के इलाके शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन ही जो है यहाँ पर मुख्य अपर्दन के प्रक्रम में कार्य करती है। अब वहां पर जिस किसी भी इस प्रकार के एरिया होते हैं वहां पर क्या होती है कि नमी यानी कि आर्द्रता तो होती ही नहीं है, कम होती है, और वर्षा भी बहुत कम होती है, तो वहां पर जो वनस्पतियां होती है तो वह भी कम पाई जाती है। इस प्रकार से पूरा जो एक पवन को फ्लुएंस करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो एरिया होते हैं वह काफी सहयोग करते हैं। और इसके लिए पवन जब किसी चट्टान का अपर्दन करती है तो उसमें भी जो बिल्कुल निचला वाला एरिया होता है चट्टान का, उस पर ज्यादातर कटाव करते हैं। क्यों करती है? क्योंकि जो पवन अपने साथ अगर किसी हवा में अगर कोई अवसाद के कण जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अगर लेकर चलती है तो वह क्या होते हैं ज्यादातर अपनी ऊंचाई से, ठीक है, भूतल के ऊंचाई से ज्यादा जो है उठ नहीं पाते। इसलिए जो चट्टान का नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, भूतल से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित जो एरिया होता है चट्टान का, उसी चट्टान पर ज्यादातर अपर्दन पवन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई के सापेक्ष हम कहेंगे कि जो निचला भूतल वाला एरिया होता है वहां पर पवन अपना जो है अपर्दन का प्रभाव जो है दिखाती है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पवन के बारे में बात करते हैं तो पवन आखिर किस प्रकार से यहाँ पर एक प्रभाव जो है दिखाने में वह किस प्रकार से यहाँ पर हमें निम्नलिखित दिशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, यह चीज हम देखेंगे, यानी कि पवन के द्वारा अपर्दन कार्य जो है वह बहुत सारी दशाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि पवन की भी एक शक्ति जो है निर्मित होती है जिससे वह क्या करे, किसी चट्टान को अपर्दित कर दे, यानी कि उसका कटाव कर दे, उसको काट छाट दे, शरण कर दे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी दशाएं पवन के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट एक तो पवन का जो है वेग होना चाहिए, उसका जो वेग होगा वह क्या होगा, अत्यधिक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर हवा की जो है स्पीड काफी ज्यादा होगी, वह एक तीव्र स्पीड के साथ बहेगी किसी इस प्रकार के इलाके में जो शुष्क या अर्धशुष्क है, तो वहां पर अगर कोई चट्टान उसके बीच में आएगी तो उस चट्टान को वह क्या कर पाएगी, अधिक स्पीड से जाएगी तो ज्यादा स्पीड से चरण करेगी उस चट्टान का, और अगर कम स्पीड से पवन बहेगी तो फिर उसका जो शरण है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कई वर्षों में जो है जाकर उस चट्टान का क्या होता है, उसका अपर्दन होता है, अपक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर दशा पवन के लिए अनुकूल तब होगी कि पवन में जो धूल कणों की मात्रा होगी तो उनका आकार क्या हो, काफी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पवन में धूल कण अगर क्या हो कि एक तो उसमें जो है उसकी जो मात्रा है, यानी कि कितनी उसमें जो है अवसाद है, तो अगर उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वह क्या करेगी, फिर ज्यादा शरण करेगी। अगर उनका आकार
छोटा रहेगा तो वो पवन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से उसको ले भी जाएगी और ऊपर भी उठा पाएगी। अगर कणों का आकार जो है बड़ा रहेगा तो उसको जो है वह ज्यादातर दूर एरिया तक जो है पवन लेकर नहीं चल पाएगी। परंतु जब क्षरण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो धूल के कणों की जो मात्रा होगी वह ज्यादा होगी और उनका आकार अगर ज्यादा होगा तो वह चट्टान का भी जो है क्षरण आसानी से कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद शेल की जो है कठोरता भी जो है पवन की अपर्दन की जो है दशाओं पर निर्भरता जरूरी है। यानी कि अगर पवन की फ्लुएंस में, ठीक है, पवन अगर किसी दिशा में बह रही है तो उसके मार्ग में अगर कोई चट्टान आ जाती है तो वह कितनी कठोर है इस आधार पे उसका अपर्दन होता है। अगर कोई चट्टान उसके मार्ग में आती है, अगर वह मुलायम है यानी कि हम कहें कि नरम चट्टान है, कोमल चट्टान है, तो वह क्या हो जाएगी, आसानी से शहीद हो जाएगी या उसका आसानी से क्षरण हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। अगर वही चट्टान अगर कठोर होगी तो पवन उसको जो है काट नहीं पाएगी और उसका क्षरण जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शेल की जो है कठोरता यानी कि चट्टान की जो है यहाँ पर उसकी संरचना किस प्रकार की है वह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पवन जो है किस जलवायु में जो है वहां पर बह रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पवन ज्यादातर जो है अपर्दन कहां पर उसका शक्तिशाली होता है कि वह अगर किसी शुष्क अर्ध शुष्क जो प्रदेश होते हैं जहां पर वनस्पतियां भी कम होती हैं और वर्षा की मात्रा भी कम होती है, तो इस प्रकार के जो इलाके होते हैं उसमें पवन क्या होती है, काफी तेजी से बह पाती है। तो अगर उसकी जो जलवायु आर्द्र रही, ठीक है, वर्षा वाला कोई अगर स्थान रहता है तो वहां पर क्या होती है कि जो पवन होती है वह भी क्या हो जाएगी, नमी वाली हो जाएगी, यानी आर्द्र वायु हो जाएगी। तो वह वायु जो है क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो वह भी क्या होगी, आसानी से यहाँ पर अपर्दन नहीं कर पाएगी। इसलिए जलवायु का भी जो है अपर्दन, पवन के अपर्दन में क्या होता है, बहुत कुछ डिपेंडेंस करता है। तो ये चार अलग अलग जो है स्थितियां पवन के अपर्दन के लिए, क्षरण के लिए मायने रखती हैं। अब हम इसकी अलग अलग यहाँ पर बात करते हैं कि पवन कौन कौन सी क्रिया के माध्यम से अपर्दन कार्य करता है। तो मुख्यतः पवन तीन प्रकार की जो है अपर्दन में क्रिया करता है। एक तो वह करता है पवन अपवहन। अपवहन क्रिया में क्या होता है कि जब कभी भी जो है अगर पवन अपने जो है साथ अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाती है, तो इसी उड़ाव की जो क्रिया होती है यानी कि ट्रेवल करने की जो है पवन की स्थिति जो होती है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम अपवहन कहते हैं। इसके बाद अपघर्षण में क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, एब्रेशन का मतलब यह होता है कि अगर उसमें कोई अवसाद है तो अवसाद के अगर टकराने से किसी चट्टान का क्षरण हो जाता है तो उसे क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। सन्निकर्षण में अवसादों का ही जो है अवसादों से टकराने से, टूटने से क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार की क्रियाएं करती है पवन, अपवहन, अपघर्षण और सन्निकर्षण। तो ये बात की हमने पवन प्रक्रम के स्टार्टिंग की बात, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि पवन किस प्रकार से एक प्रभावशील जो है अपर्दन की क्रिया, किस प्रकार से कौन कौन सी क्रियाएं भी करता है और कौन सी दशाएं उसके लिए यहाँ पर उत्तरदायी अनुकूल होती है। अब हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि वायु के द्वारा जो है जनित विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है हमारी अर्थ पर, वह कौन कौन सी हैं। अपर्दन वाली स्थलाकृतियों की बात करें तो इसमें वातगर्त आता है, दीपाभगिरी आता है, फिर छत्रक शिला भी जो है निर्मित होता है। उसके बाद भूस्तंभ, तिफल शिला, अश्मिक जालिका, फिर उसके बाद जुगेन और यारडांग। फिर निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियां होती है यानी कि जमाव करने के फलस्वरूप, तो इसमें बालू का स्तूप का जो है निर्माण होता है, उर्मिकाएं बनती हैं, बालू का प्रवाह बनता है, बालू का कगार बनती है और लोयस बनता है। ये सभी स्थलाकृतियों में हम कुछ प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फर्स्ट आकृति है यहाँ पर गुंबदाकार टीला या इंसेलबर्ग। ठीक है, इसे गुंबदाकार टीला भी कहा जाता है और इंसेलबर्ग जो है इस आकृति को कहा जाता है। यह आकृति पवन किस प्रकार से बनती है, चित्र में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह है इंसेलबर्ग की आकृति। अब यहाँ पर पहले हम इसे समझ लेते हैं लैंग्वेज में कि उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां पर डेजर्ट वाले इलाके होते हैं उसमें यत्र तत्र कुछ ऊंचे टीले क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये ग्रेनाइट शेल यानी कि हम आग्नेय चट्टान होती है ग्रेनाइट शेल, तो इस प्रकार के जो शेल के अपर्दन के कारण जो है ये आकृति बनती है। इनका जो है आकार पिरामिड तथा गुंबद की तरह होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। अब इस इमेज में समझिएगा कि अगर कोई डेजर्ट वाला इलाका है, जो मैंने आपको बताया ज्यादातर वहीं पर क्या करती है, पवन अपर्दन का कार्य करती है। तो उस इलाके में अगर उसने
पवन ने क्या किया, पूरे इलाके में जो चट्टानें क्या थी, एक पूरे एरिया में फैली हुई थी। अब उन चट्टानों पर क्या किया, अपर्दन का कार्य किया पवन ने, और वहां पर क्या हुआ कि पूरे एरिया को तो क्या उसने क्या कर दिया, बिल्कुल सपाट कर दिया अपनी अपर्दन की क्रिया के कारण। परंतु उस पूरे एरिया में कोई अगर ऐसा प्रकार का एरिया है जहां पर वहां पर पवन ने गति करी है, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई इस प्रकार के खड़े टीले आपको दिखाई देंगे बचे हुए, ठीक है, तो ये कठोर चट्टान वाले अवशेष बच जाते हैं जिनको पवन क्या करती है, काट नहीं पाती। परंतु जो आसपास वाले जो आपको ये एरिया दिखेंगे डेजर्ट वाले, इसमें तो क्या करती है पवन, इसको काट काट कर बिल्कुल प्लेन कर देती है। परंतु इस प्रकार से जो खड़े हुए वाले स्तंभ बच जाते हैं, उसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर इंसेलबर्ग कहा जाता है। और इसकी जो आकृति होती है वह क्या होती है, गुंबद के आकार की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कोई गुंबद की आकृति या पिरामिड की आकृति आपको मरुस्थलीय डेजर्ट्स में मिले, ठीक है, तो वह आकृति कहलाती है इंसेलबर्ग। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप इस इमेज में देख पाएंगे कि यहाँ पर पवन ने इसी प्रकार का जो है क्या किया, अपर्दन किया, और इस प्रकार की जो गुंबद की आकृति की जो है यहाँ पर हमें बहुत सारे मरुस्थल क्षेत्रों में हमें देखने को आकृतियां मिलती है। इसे ही कहा जाता है इंसेलबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट आकृति आती है छत्रक या छतरीनुमा स्तंभ, गारा या मशरूम, ठीक है। तो छत्रक शिला भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो छत्रक शिला की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये आकृति किस प्रकार से निर्मित होती है, यहाँ पर पहले हम इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि पवन द्वारा, ठीक है, घिसाव का जो कार्य होता है यानी अपर्दन की क्रिया नीचे की ओर अधिक तीव्र होती है। नीचे की ओर अधिक तीव्र क्यों होती है, क्योंकि जब पवन अपने साथ अवसादों को लेकर चलती है, ठीक है, तो वहां पर जो बालू के कण होते हैं वह क्या होते हैं, वह ज्यादातर ऊंचे उठ नहीं पाते हैं, और चट्टानों के नीचे वाले जो एरिया होते हैं, ठीक है, वो उस एरिया में क्या करते हैं, उसी एरिया में कटाव करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले एरिया में ज्यादातर कटाव भी नहीं कर पाते। तो अधिक तीव्र कहाँ होता है पवन का अपर्दन, चट्टानों के नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि पवन के निचले स्तर में बालू के कणों की प्रचुरता होती है। अतः मरुस्थल में ऊपर उठे हुए चट्टानी टीलों के निचले भाग ऊपरी भागों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, घिस जाती है, ठीक है। तो पवन के निचले वाले स्तर में क्या होती है, बालू की कणों की प्रचुरता। मैंने जैसे बताया कि बालू जो है वह नीचे वाले ही एरिया जो भूतल के समीप पाए जाते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, चट्टानों का अपर्दन करते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल में ऊपर उठे हुए जो चट्टानी टीले होते हैं वो क्या होते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पवन जो है काट नहीं पाती, और जो नीचे वाला एरिया हो जाता है उसको इस प्रकार से क्या कर देती है, पवन घर्षित कर देती है, उसका क्षरण कर देती है। तो निचले भाग जो है ऊपरी भागों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इस प्रकार से एक कुकुर मुत्ते की आकृति का निर्माण किसी प्रदेश में हो जाता है, ठीक है, पवन के अपर्दन के फलस्वरूप। तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। इसकी आकृति जो है मशरूम्स की आकृति के समान होती है, जिस आप देख पाएंगे कि एक ये छतरी के समान भी होता है, जिसे हम बहुत सारे इलाकों में देखते हैं कि जिसे मशरूम कहा जाता है। कुकुर मुत्ते की आकृति आपको यह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने जब बात की है, इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इमेज आप देख पाएंगे कि यह एक इमेज है यहाँ पर छत्रक शिला की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है बड़े बड़े रेगिस्तान में, ठीक है, जहाँ पर वायु जो है ज्यादातर गति करती है, तो यह नीचे वाले इलाके को, यहाँ वाले इलाके को घर्षित कर देती है, और ऊपर वाला जो हिस्सा वो ऐसा ही टिका रह जाता है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है अपर्दन की क्रिया जो है वह क्या करती है, कम कर पाती है, इसलिए। तो इस प्रकार से कोई अगर छतरी की आकृति जो है निर्मित हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है छत्रक शिला, गारा, मशरूम और छतरीनुमा स्तंभ। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाम है इसका। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आकृति की। इसमें आता है जुजेन। जुजेन आकृति जो होती है यह किस प्रकार से बनती है, इसको एको नाम यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसको जुगेन जुजेन दोनों ही बोला जाता है। अब यह आकृति किस प्रकार से बनती है, पहले हम लैंग्वेज में समझते हैं इसको, कि मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर और कोमल चट्टानों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस लाइन का अर्थ समझेगा कि कोई मरुस्थलीय वाला एरिया है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चट्टान में इस प्रकार की परतें पाई जाती हैं कि उसमें कठोर चट्टान भी हो और क्या हो, कोमल चट्टानें भी क्या हो, समानांतर मात्रा में पाई जाए। समानांतर का आशय यह है यहाँ पर कि आप देखेंगे कि ये वाला जो है पूरे ये ऊपर वाले जो टीले आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सभी कठोर चट्टान का पार्ट है, ठीक है। तो यह एक के एक जो है लाइन वाइज आप देखेंगे यहाँ पर ये एक टीला, दूसरा टीला, तीसरा टीला, तो ये अलग अलग चट्टानें, ठीक है, कठोर
और यहाँ पर ये जो नीचे दिख रही है ये सभी क्या कहें, कठोर चट्टानें हैं। तो जब इस प्रकार की कोई स्थिति पाई जाती है कि कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें हो और वह क्या हो, सभी चट्टानें एक दूसरे के समानांतर पास पास क्षैतिज रूप में जो है अवस्थित होते हैं, तो उस प्रकार की अगर कोई आकृति किसी स्थल पर पाई जाती है तो वहां पर क्या करें कि वायु क्या करे, अपर्दन के कारण एक अनोखे प्रकार का स्थल रूप विकसित करती है। इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, जो जूजेन आकृति है वह इस प्रकार से निर्मित होती है कि रात का जब समय होता है तो तुषार के कारण का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अपक्षय वाला टॉपिक है उसमें तुषार चीरण की जो घटना है, तुषार चीरण का आशय यह होता है कि चट्टानों में जल का प्रवेश होना, ठीक है। तो तुषार चीरण के कारण जब रात में क्या हो जाता है कि जो चट्टानें होती हैं उसमें क्या हो, जल प्रवेश हो जाए और पवन द्वारा, ठीक है, वायु भी जो है वहां पर क्या करे, कोमल चट्टानों का अपर्दन करे, तो वहां पर कोमल भाग क्या हो जाते हैं, अपर्दित हो जाते हैं और कठोर भाग जो होते हैं वह चट्टानी भाग अवशेष के रूप में उसी पर बने रहते हैं। तो इस आकृति में आप समझिएगा कि एक तो स्थिति यह मैंने आपको बताया कि उस पर कठोर चट्टानें अवस्थित हो, कोमल चट्टानें। अब रात के समय इन जो कठोर चट्टान ऊपर वाले जो एरिया है इस पर क्या हो कि तुषार चीरण की जो है घटना हो, यानी कि अपक्षय की घटना हो। तो ऊपर वाले जो कठोर चट्टानें हो उस पर अपक्षय की घटना हो, तो यहाँ पर कुछ हिस्से जो ये बीच वाला एरिया है आपको दिख रहा है, या पहले किसी चट्टान थी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपक्षय हो गया, ठीक है। तो अपक्षय हो गया ऊपर, और नीचे आप देखेंगे कि जो कोमल चट्टानें हैं तो ऊपर वाला हिस्सा तो अपक्षय के कारण जो है कट छट कर क्या हो गया, इस प्रकार की कोई आकृति बना ली, और नीचे वाला जो हिस्सा है इस पर भी जो है कुछ हिस्सा जो है अपर्दित जो है वायु ने किया, परंतु जो कठोर चट्टानी भाग थे वह तो क्या रह गए, ऐसे की ऐसे ही जो है बने रह गए। तो इस प्रकार की कोई आकृति जब यहाँ पर निर्मित होती है तो इसे ही कहा जाता है जुगजेन या जुगेन आकृति। यह आकृति आपको एक जो दवात नुमा आकृति दिखेगी, जिसमें हम आपने बचपन में देखा होगा कि जो इंक की शीशी होती है जिसे हम कहते हैं दवात, ठीक है। तो दवात की जो है यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाले जो टीले हैं यह क्या है, एक दवात की जो ढक्कन की तरह आपको दिखाई देंगे, तो यह आकृति एक दवात नुमा आकृति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है जुजेन। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं यारडांग। यारडांग आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे, परंतु हम यहाँ पर पहले लैंग्वेज पर चलते हैं। अब यह जो आकृति है कुछ इस प्रकार से बनती है कि यह जो आकृति होती है वह हमने अभी जो जुजेन आकृति देखी उसकी यह आकृति विपरीत होती है। विपरीत किस प्रकार से समझिएगा कि जब कोमल तथा कठोर चट्टानें दोनों ही प्रकार की चट्टानें होगी, परंतु उसकी जो परतें हैं वह क्या हो, लंबवत दिशा में हो, ठीक है। वह जो जुजेन में परतें थी वह क्या हो, एक तो क्षैतिज अवस्था में होनी चाहिए यानी कि समानांतर, परंतु इसकी जो परतें होगी वह क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का तात्पर्य क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट वे में, ठीक है, तो उसे कहा जाता है लंबवत। जैसे कि हम इस आकृति में समझेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि कठोर चट्टानें भी होगी और इसमें कोमल चट्टानें भी होगी। तो यहाँ पर जो कठोर चट्टानें होगी वह यहाँ पर मिलेगी आपको, और वह दोनों ही चट्टानें एक लंबवत डायरेक्शंस में होगी। तो पवन क्या करेगी, कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को शीघ्र अपरदित करके क्या कर देगी, उड़ा देगी। तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरी आकृति है या पहले किसी जो है समय एक पूरी चट्टान थी, अब इसमें कठोर चट्टानें भी है, कोमल चट्टानें भी दोनों हैं। अब ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है ये तो पूरा क्या है, ये कठोर चट्टान का पार्ट है, ठीक है। ये डिजाइन जो दिख रही है ये क्या है, कठोर चट्टान है, परंतु जो यहाँ पर ये अपक्षय वाला या हम कहें कि अपर्दन हो चुकी घटना है, तो यहाँ पर जो बीच में अगर कोई हिस्सा था चट्टान का जो अब हट चुका है, ठीक है, अपर्दित करके जो है वायु ने क्या कर दिया, उसको उड़ाकर वह ले गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोमल चट्टानों का अपर्दन के बाद कठोर जो चट्टानों के भाग थे वह क्या रह गए, वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो इस प्रकार की जो है आकृति वहां पर बन गई। और इन शैलों के पार्श्व में, पार्श्व भाग का मतलब होता है तिरछे वाले पार्ट में पवन द्वारा कटाव से गहरी खरोचे क्या हो जाए, नालियों के रूप में बन जाए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पार्श्व भाग है तिरछे वाले एरिया, इसमें यह क्या हो जाए, एक नालियों के रूप में जो है हमें दिखाई दे। तो ये जो सभी अभी आपको दिख रही है इस आकृति में, यह सभी क्या है, बची हुई कठोर चट्टानें हैं। और जो ये बीच में आपको खाली वाला एरिया दिखेगा इसमें, जिसमें यहाँ थोड़ा सा पानी वाला जो है डॉटेड लाइन दिख रही है, तो ये जो है पहले यहाँ पर कोमल चट्टानें थी जिसको जो है पवन ने क्या कर दिया, अपरदित करके उसने काट छाट उसमें कर दी। तो इस प्रकार से जब नालियों की एक आकृति बन जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं।
अब हम यहाँ पर देख पाएंगे आप इस ब्यूटीफुल इमेज में इसी आकृति को कुछ कि लंबवत का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर इतना होता है कि एक के ऊपर एक जमा होना। लंबवत का मतलब जैसे कि एक चट्टान है, ठीक है, अब कोमल चट्टाने हैं, फिर कठोर चट्टाने हैं, फिर कोमल चट्टाने, कठोर चट्टाने, इस प्रकार से अगर कोई चट्टान मौजूद होती तो इसे कहा जाता है लंबवत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वायु ने इस प्रकार से कोई घर्षण किया था, इस पर अपरदन की क्रिया की थी, तो इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बचे कुछ हिस्से हैं ये तो इसी को कहा जाता है नालियों वाले पार्श्व भाग, ठीक है। ये आपको गैप दिखेगी यहाँ पर, तो ये नालियों वाले इस प्रकार की जो है आकृति बना देती है और इसको पूरा काट के जो है ये बची कुछ जो चट्टान है, यह क्या है, कठोर चट्टान है। और जो कट चुका भाग है वह क्या थी, कोमल चट्टान थी, जो आसानी से अपरदित पवन ने कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आकृति याडांग होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आकृति आती है जालीदार शिला। अब जालीदार शिला का जो है निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसमें बात करेंगे कि जब पवन उड़ते हुए धूल के कणों के प्रहार से, यानी कि यहाँ पर क्रिया कर रही है अपवहन की। अब धूल के कणों को जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है, ठीक है, तो उसके प्रहार से क्या होती है कि शेलों के टुकड़े घिसकर क्या हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, अथवा उनमें खरोंचे भी पड़ जाती हैं। गड्ढे पड़ने से चट्टानें जालीदार भी बन जाती है। तो यहाँ पर वह क्या करती हैं कि अपवन की क्रिया भी करती हैं और अपरदन की क्रिया भी करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब वह क्या करती है कि अगर किसी चट्टान में पवन क्या कर दे, उस पर इफेक्ट करती हैं, उस पर जो है घर्षण भी करती हैं, अपरदन भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वह क्या करती है, किसी चट्टान को घीस दे और उसमें जो है गड्ढे पटक दे, तो वहां पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक चट्टान मौजूद है, यह है एक चट्टान, और इसमें जो है क्या कर दे, बिल्कुल इसको बीच में से जो है इस प्रकार से क्या कर दे, यहाँ पर इसको काट छाट दे, अपरदन कर दे। और यहाँ पर जब ये बीच वाला हिस्सा जो है कट जाता है यहाँ पर, तो इस जो चट्टान होती है इसमें क्या हो जाते हैं, छेद ही छेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक खड़ी चट्टान का आपको इमेज है, जिसमें अब पवन ने क्या किया कि इसमें जो है बिल्कुल एक गड्ढे, या हम कहेंगे बिल्कुल एक इसमें जो है जाली जैसे जो है आकृति का जो है निर्माण कर दिया। तो बहुत सारे इस प्रकार से जब किसी चट्टान में पवन छेद ही छेद जो है कर देती है, तो वहां पर एक शिला का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जालीदार शिला, ठीक है। तो यहाँ पर वह उस चट्टान को चिकना भी करती हैं और उसमें जो खरोच भी डालती हैं, गड्ढे भी पटक देती हैं। तो इस प्रकार से यह आकृति बनती है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आकृति बात करेंगे कि भूस्तंभ की, ठीक है। भूस्तंभ जो है यह किस प्रकार से निर्मित होता है, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले कि जो कोमल शेल होते हैं, यानी कि मुलायम चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर क्या हो, कठोर तथा प्रतिरोधी शेल। प्रतिरोधी शेल का तात्पर्य यानी कि एक कोमल चट्टान है तो दूसरी जो है कठोर चट्टान है, तो उसका आवरण रहता है। तो वहां पर इस आवरण के नीचे की कोमल शेल को संरक्षण मिल जाता है, और संरक्षण मिलने के कारण क्या होता है, अपरदन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो आगे वाले हिस्से दिख रहे हैं आपको, खंबे वाले हिस्से, यह सभी क्या है, कठोर चट्टान है। और इसके जो पीछे वाला एरिया है, ठीक है, यह क्या है, यहाँ पर कोमल चट्टान है। तो जब कभी भी इस प्रकार की कोई आकृति होती है जहां पर बाहरी वाले भाग, जहां पर वायु क्या करे, अपरदन की क्रिया करे, वहां पर क्या हो, कठोर चट्टाने हो, और उसके पीछे वाली साइड पर कोमल चट्टाने मौजूद हो, तो वहां पर कोमल चट्टान का क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। और इस प्रकार से जो समीपवर्ती कोमल शेलों का अपरदन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो कि इसके जब पीछे वाले जो कोमल चट्टाने थी वह तो क्या हो गई, बच गई, परंतु जो साइड में अगर कोई कोमल चट्टान है इस वाले एरिया में या फिर इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर अगर कोई साइड में कोमल चट्टान है तो वह तो क्या होगी, अपरदित होगी, परंतु पीछे वाली जो चट्टाने थी जो मुलायम थी, परंतु आगे जो है उसके कठोर चट्टान होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि उसका जो है संरक्षण हो गया। तो इस प्रकार से बीच में जो यहाँ पर कठोर चट्टाने थी, यानी कि कठोर आवरण वाला भाग, वह क्या हो जाता है, एक स्तंभ के रूप में फिर हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि साइड वाले हिस्से में तो वायु ने अपरदित कर दिया और पीछे वाली जो कोमल चट्टानें थी वह भी जो है बची रहेगी, परंतु जो आगे वाला हिस्सा था जो कठोर चट्टान थी वह क्या एक स्तंभ के रूप में हमें जो है खड़ी दिखाई देती। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्तंभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यह सभी जो है क्या होती है, आकृति इस प्रकार से बनती है वायु के द्वारा भूस्तंभ की आकृति, ठीक है। तो यह थी भूस्तंभ की आकृति। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट आकृति की, वात छिद्र या तस्तरी नुमा खड्ड, ब्लो आउट आकृति क्या है। इसे जो है वात गर्त भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। वात गर्त जो है आकृति वात
वात छिद्र जो है यह आकृति किस प्रकार से बनती है, यह समझिएगा कि मरुभूमि में पवन के सतत प्रहार से जहां तहां गड्ढे बन जाते हैं उन्हें तस्तरीनुमा गड्ढे कहा जाता है। इसमें जल भर जाने से भी जो है झीलों का निर्माण हो जाता है। अब समझिएगा, ये जो इमेज है, ये जो चित्र है, यह क्या है, थोड़ा सा 2D डायग्राम ऊपर से आप समझिएगा कि यह कोई एक मरुस्थल वाला एरिया है, मरुस्थली क्षेत्र है, जहां पर क्या कर रही है, पवन अपर्दन की क्रिया कर रही है। और वहां पर उसने क्या किया, जिस प्रकार से मैंने आपको हिमानी में घोल रंध्र बताया था, उसी प्रकार से क्या करती है, मरुस्थल वाले एरिया में जब पवन क्या करती है कि अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप वह गड्ढों का निर्माण कर दे, ठीक है, वहां पर गड्ढों का निर्माण कर दे, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, वात छिद्र कहते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये सभी क्या है, एक गड्ढे हैं, ठीक है, गड्ढे आपने देखे होंगे। तो जब कभी भी अगर वायु क्या कर देती है कि अपने साथ अपर्दन की क्रिया करती है और वहां पर अवसाद को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तो ले जाती है और वहां एक गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो गड्ढा जब बन जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, वात छिद्र कहा जाता है। और बहुत सारे जब छोटे छोटे गड्ढे निर्मित होकर एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तस्तरीनुमा गड्ढा या वात गर्त, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आकृति इस प्रकार से गड्ढों की आकृति होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आकृति बालू का स्तूप की। बालू का स्तूप जो आकृति है, यह पवन जो है इस प्रकार से बनाती है कि पवन द्वारा बालू के निक्षेप से निर्मित जो टीले होते हैं, बालू के टीले या स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। बालू के टीले का सिर्फ इतना सा आशय है यहाँ पर कि जब पवन क्या करती है कि वह अपर्दन की क्रिया करती है, जिसमें वह सन्निकर्षण करती है और ज्यादातर जो अपवहन की क्रिया करती है, ठीक है, अपवहन में वह अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान कर क्या कर लेती है, उड़ा कर ले जाती है। तो जब वह उड़ा कर ले जाती है पवन अवसाद को, तो वह किसी न किसी जो है स्थान पर तो उसको जमा करेगी, किसी न किसी स्थान पर उसको छोड़ेगी। तो वह क्या करती है, अगर पवन बालू के जो निक्षेप है, ठीक है, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं जिसे हम बालू कहते हैं, तो बालू को अगर वह किसी एक स्थान पर जमा कर देती है, ठीक है, तो उसको जमा करने के फलस्वरूप वहां पर एक टीला, ठीक है, टीले का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बालू का टीला या स्तूप। तो उसी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की आकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है पवन ने क्या कर दिया, बहुत सारे जो है बालू जो है यहाँ पर जमा कर दिया, और एक के ऊपर जब एक बालू जमा होगा तो एक टीले का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। यहाँ पर आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज देख पाएंगे कि यह जो है सभी लगभग इस प्रकार से दिखते हैं, बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये सभी जो है आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो है किसी प्रकार से जो है वायु ने क्या कर दिया, अवसादों का निक्षेपण कर दिया और एक के ऊपर एक बहुत सारे जो है बालू के कण जमा हो जाते हैं। वो इस प्रकार से टीले बड़े बड़े हमें मरुस्थल वाले एरिया में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आकृति होती है। उसके बाद इसी आकृति का एक और पार्ट आता है बरखान आकृति, ठीक है। बरखान भी आकृति जो है इसी प्रकार से पवन के द्वारा निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति होती है। अब बालू का स्तूप का जो है एक प्रकार जो है बरखान भी होता है। बरखान क्या होता है कि बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। जो बालू का स्तूप में सिर्फ क्या होता है, वहां पर एक टीले का निर्माण होता है, परंतु अगर किसी टीले का जो आकृति है वह क्या हो, एक अर्धचंद्राकार हो। अर्धचंद्राकार का मतलब आपने आधा जो है चंद्रमा देखा होगा। तो इस प्रकार से कोई अगर आधे चंद्रमा की जो है आकृति आपको किसी मरुस्थल वाले एरिया में पवन के द्वारा जो है अवसाद के निक्षेपण से दिखती है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, बरखान की आकृति कहते हैं, जिसके दोनों जो छोरों पर आगे की ओर नुकीली जो है सिंह जैसी आकृति निकली होती है। सिंह जैसी आकृति का मतलब आप यहाँ पर इसके जो कोने हैं, ठीक है, दोनों साइड के जो कोने होते हैं, जैसे कि आप कभी चंद्रमा भी देखते हैं, ये यहाँ पर बना देता हूँ, तो चंद्रमा में भी आप जब देखेंगे तो ये जो सिरे वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, तो ये नुकीले सिंह जैसी आकृति इसमें आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि लुनेट स्तूप, वेल बेक स्तूप, तारा स्तूप, सिप आदि भी जो है बालू का स्तूपों के विभिन्न प्रकार जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई चंद्र अर्धचंद्राकार की जो आकृति अगर पवन के द्वारा किसी मरुस्थल वाले एरिया में निर्मित होती है, तो उसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बरखान की आकृति कहते हैं। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप इस में देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है यह थोड़ी सी अर्धचंद्राकार आकृति आपको दिखेगी, ठीक है, ये उठा वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट आकृति की बात कर लेते हैं, लोएस आकृति। अब लोएस जो है इसका निर्माण यहाँ पर वायु जो है किस प्रकार से करती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर क्या करती है, पवन द्वारा
उड़ाकर लाए गए महीन बालूकणों के बृहद निक्षेप को लोएस कहते हैं। अब कोई अगर डेजर्ट वाला इलाका है, वहां से क्या करती है कि पवन अवसाद को, यानी कि जो मिट्टी के कण, बालू के कण, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, अगर उसको लेकर वह क्या करती है, दूर किसी जो है उसके बाहर वाले इलाके, यानी कि जो डेजर्ट की समीपवर्ता, कोई समीप पास वाला जो कोई निकट वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर क्या कर दे पवन, उसको उड़ाकर जो महीन बालू कण के छोटे छोटे मिट्टी के जो कण होते हैं उनको क्या कर दे, वहीं पर निक्षेप कर दे। तो उसी निक्षेप से जो है यहाँ पर एक लोएस आकृति का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये जो इमेज है, यह जो है चीन का एक लोएस मैदान है, जिसमें आपको जब आप चीन में देखेंगे तो वहां पर है एक मंगोलिया डेजर्ट, ठीक है। मंगोलिया डेजर्ट जो है मंगोलिया में भी आता है, जिसका नाम है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल है, वहां से जो हवा के माध्यम से बालू के जो कण होते हैं वह क्या कर देती हैं, वह चीन के थोड़ी सी जो उसके समीप वाला एरिया है, मरुस्थल वाला जो गोबी डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर इस प्रकार से जो है मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उसको जमा कर देती है। तो जो चीन का जो एक मैदान है, वहां पर इस प्रकार की लोइस की जो है मिट्टी पाई जाती है। तो इसे जो है हम कहते हैं चीन का लोएस मैदान। इसकी में अगर जल मिल जाता है, ठीक है, जो लोएस वाली जो है मिट्टी होती है, उस आकृति में अगर जल मिला देते हैं तो वह जो मिट्टी होती है वह क्या हो जाती है, अत्यंत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह काफी इंपॉर्टेंट रखता है, और आपको यह जो बहुत सारी जो है यह आकृति होती है लोएस की, यह आपको मरुस्थल से दूर वाले एरिया में ही जो है मिलेगी। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट आकृति की, पेडिमेंट आकृति। अब पेडिमेंट आकृति जो है यह क्या होती है, समझिएगा कि जब कभी भी क्या होता है कि इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग का मतलब गुंबदाकार वाली आकृति जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसके पदीय प्रदेशों में, पदी यानी कि पेड़ वाले क्षेत्रों में मिलने वाले सामान्य ढाल युक्त अपर्दित शेल सतह वाले मैदान को पेडिमेंट कहा जाता है। अब आप यहाँ पर नॉर्मल समझिए कि मान लेते हैं हम ये कोई मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट वाला इलाका है, उसमें कोई या तो पर्वत भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, या फिर कोई इंसेलबर्ग की आकृति होती है। तो उसके पैर वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या हो कि एक सामान्य ढाल वाला, यानी सामान्य ढाल का युक्त होता है, मतलब ज्यादा उसकी जो ढलान है वह ज्यादा तीव्र नहीं होती, बिल्कुल एक समतल मैदान के रूप में वहां की जो है आकृति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का अगर कोई मैदान वहां पर क्या हो कि वायु के द्वारा जो है, पवन के द्वारा जो है बना दिया जाता है, तो उसी आकृति को हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट, ठीक है। मैदान में जिस इस प्रकार से क्या कर दे कि कोई चट्टानों को घिस घिस कर जो है एक मैदान का निर्माण कर दे, पर्वत, पठार या फिर इंसेलबर्ग के प्रदेशों में, तो उस आकृति को हम कहते हैं पेडिमेंट आकृति। अब यहाँ पर इसकी ब्यूटीफुल इमेज आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जो है कुछ पेडिमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं उनके समथिंग है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आकृति की, प्लाया। पवन जो होती है वह प्लाया आकृति का भी निर्माण करती है। इस आकृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब कोई मरुस्थल वाला एरिया है उसमें अंत प्रवाहित नदियां, अंत प्रवाहित नदियों का आशय यह है कि अगर कोई डेजर्ट है उसमें अगर कोई अंतर भूमिगत, ठीक है, भूमिगत जो है कोई अगर नदी क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है, वो ऊपर सतह वाले हिस्से पे नहीं, अंतर रूप से जो है अंदर के हिस्से से क्या हो रही है, कोई नदियां बह रही है या नदी बह रही है, ठीक है। तो वर्षा के बाद क्या हो जाए, वहां पर अस्थायी झीलों का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यह एक इमेज है आपके सामने, ये पूरा जो है क्या है, एक मरुस्थल वाला एरिया है, और यहाँ पर क्या हो रही है कि जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर मरुस्थल वाला जो डेजर्ट का भूमि के अंदर की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई नदी जो है क्या कर रही है, बह रही है, ठीक है। तो वह जब वर्षा होती है तो वह नदी क्या कर लेती है कि कुछ उसका पानी जो है वह बाहर सतह के रूप में जो है आ जाता है, और वहां पर अस्थायी झीलों, अस्थायी झीलों का मतलब वह टेम्परेरी रूप में एक झील के रूप में हमें दिखाई देती है, फिर जब वह झील सूख जाती है तो वह वापस एक गड्ढे के रूप में या मैदान के रूप में हमें दिखाई देती है। तो वहां पर अगर इस प्रकार से कोई पवन के द्वारा यहाँ पर कोई आकृति बन जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और इससे बनने वाली जो झील होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। खारे जल के जो प्लाया होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कोई खारा जल का होता है प्लाया, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेलिनास कहते हैं, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि प्लाया झील का निर्माण अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो वहीं पर वो आकृति का निर्माण होता है।
अब इसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आकृति का, इसमें बजादा या बहादा आकृति। बजादा और बहादा जो आकृति है यह पेडिमेंट और जो हमने प्लाया आकृति की बात करी है उनके समीप ही जो है आपको मिलेगी। इसका जो निर्माण होता है वो पेडिमेंट के नीचे, यानी हमने जब पेडिमेंट जो मैदान वाली बात करी है इसके नीचे वाले एरिया, यानी कि बिल्कुल हम धरातल के समतल वाले पार्ट में जब आ जाते हैं तो वहां पर आपको ये आकृति मिलेगी। और प्लाया के किनारों पर, ठीक है, ये जो प्लाया किनारा होता है, ठीक है, इसमें जलोढ़ पंखों के मिलने से, जलोढ़ पंख मैंने आपको बताया था कि जो है नदी के द्वारा जो है बनने वाली ये स्थलाकृति होती है। जलोढ़ पंख में जो है क्या होता है, पूरा जो ये छोटे छोटे अवसाद के जो कण होते हैं, मिट्टी के जैसे कण, तो उनको यहाँ पर जमा कर देती है और एक पंख का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ पंख। तो बहुत सारे जब जलोढ़ पंख किसी प्लाया के समीप जो है यहाँ पर इसके किनारों के समीप जो है और पेडिमेंट दोनों के बीच में यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं, तो उसी आकृति को हम कहते हैं क्या, बजादा या बहादा आकृति। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियां पवन जो है निर्मित करती हैं और यह जो है हमें अर्थ पर देखने को भी मिलती है। तो यहाँ पर आज के लिए आपका जो है प्रश्न रहेगा कि पवन द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इसको आपको लिखना है 150 वर्ड लिमिट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो है क्लास दी एंड होती है और आपको हमारी क्लास किस प्रकार से लग रही है प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएससी अड्डा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट psseada.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूँ और धन्यवाद।